हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फाइनली आज मेरे को मौका मिला है कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ और इस सब्जेक्ट के लिए बात कर पाऊँ कि यूपीएससी में हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। देखो, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत जनरल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कई बार बच्चों को जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री को लेके बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि एंशिएंट और मेडिवल को इस तरीके से करना है, मॉडर्न को इस तरीके से करना है, एंशिएंट को करना ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों से या इस तरीके की जो मिथ हैं, इनसे कैसे निकला जाए, तो इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा, मैं केवल इन 4 चीज़ों पे आपसे बात करूँगा और वीडियो के एंड तक, यानी कि इस पूरे लेक्चर के एंड तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, उसमें टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, सिलेबस फिर कैसे अप्रोच करना है, देन उसको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है ना। जब सिलेबस तो आपको पता ही होगा, आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ सिलेबस देखें। विदाउट सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना, ठीक है। फिर हम देखेंगे अप्रोच, यानी कि जब किसी बुक को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको एक 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, मान लिया, लेकिन वो 6th क्लास की एनसीईआरटी वो एक 6th क्लास का बच्चा भी पढ़ता है। लेकिन डिफरेंस ये है, वो 6th क्लास का बच्चा पढ़ता है उस 6th क्लास के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आप पढ़ेंगे यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि उसी कंटेंट, सेम कंटेंट को देखने का नज़रिया क्या होगा, किस तरीके से उसे पढ़ना है, उस पर बात करूंगा। एंड द आखिरी जो सबका क्वेश्चन रहता है, सर बुक्स बता दो, बुक्स बता दो। ऐसा लगता है कि बस तुम्हें बुक्स बता दी जाए, तुम बस बैंड बजा दोगे। ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, मैं फिर भी बुक्स बता दूंगा फॉर योर लाइक सेटिस्फैक्शन कि हाँ, बुक्स बता दी गई हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंपॉर्टेंस। आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के नाम पे तो यही है, यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी नहीं, देखो इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट कुछ टाइम में बच्चे क्या करते हैं, पेपर्स को अप्रोच करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पेपर्स को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन पेपर्स को अप्रोच करने के बाद सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ये गलती है। फॉर एग्जाम्पल, 2022 का भी मेंस का पेपर हुआ, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था। जी हाँ, एक भी नहीं। अब 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक सोचेगा कि यार अगले साल तो वर्ल्ड हिस्ट्री में से हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। एक होगा कि नहीं, आया ही नहीं, अब तो यूपीएससी की नज़र में इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं छोड़ना है, ठीक है, और ना ही उसको ज़्यादा फोकस करना है, जितना लिमिटेड है वैसे ही करना है। तो वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस कहाँ है। देखो, इंपॉर्टेंस हिस्ट्री की बढ़ गई है लास्ट कुछ टाइम से। वो इंपॉर्टेंस बढ़ने का कारण है 2 चीज़ें। नंबर 1 है एस्से। अगर हम अपने एस्से के पेपर्स उठा के देखें लास्ट कुछ टाइम में, आप देखना फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं फिलॉसफी है। बस वो ये देख रहा है कि मैं आपको एक नॉर्मल टॉपिक दे रहा हूँ कि आप उसे अप्रोच कैसे करते हो। यानी कि अगर 1 लाख बच्चा भी लिख रहा है पेपर, 1 लाख तो नहीं लिखेंगे, 1 लाख बच्चा भी अगर लिख रहा है पेपर, तो हर इंसान की सोच अलग होगी। एंड एग्जामिनर जस्ट वांट टू नो कि आपकी अप्रोच क्या है फिलॉसफी को लेके, नॉट अबाउट फिलॉसफी, इस चीज़ को लेके जो पर्टिकुलर टॉपिक वो दे रहे हैं अपने एस्से में। यानी कि जब से एस्से हमारा फिलॉसफिकल हुआ है लास्ट 3-4 साल से, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछता है कि एक नेबर से कैसे हम टैकल करें, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके दिमाग में आने चाहिए, बट 1200 वर्ड्स लिखने हैं। जिस बंदे की हिस्ट्री स्ट्रांग होगी ना, वो कम से कम 50 से 60 वर्ड्स तो हिस्ट्री के उठा के अपने ऐसे को स्टार्ट कर देगा। आचार्य चाणक्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और समुद्रगुप्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, शिवाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब है, जिस तरीके से आप हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे, वो सबसे पहले तो आपकी हेल्प कर जाएगा एस्से में। यानी कि अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपके एस्से को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं लगेगी। यानी कि आपके एस्से का स्टार्ट इतना खूबसूरत होगा कि एग्जामिनर उसे पढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज़ हो, बट हाँ, होता है, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज़ बन जाता है इसका, वो है हमारा एथिक्स। अब आप कहोगे सर कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो, हमारे पास एथिक्स जीएस 4 में है, हिस्ट्री जीएस 1 में है, और आप कह रहे हो इसकी इसमें इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, अपना पेपर उठा के देखो फिर से, 2022 एथिक्स, 2021 एथिक्स, ठीक है, उससे पहले के एथिक्स, स्पेशली 2020 के बाद एथिक्स के पेपर में 1-2 चीज़ें बहुत कॉमन है कि एथिक्स के पेपर में वो क्वेश्चन नहीं है जो एथिक्स की बुक में लिखे हैं।
देख लो उठा के। हम लोग बुक में क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज एथिक्स, डिटरमाइनेंट्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट आर एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पेपर में कहाँ है? वो आपसे ये पूछ रहा है एक सिविल सर्वेंट की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। कहां से लाओगे एग्जाम्पल? कितने क्रिएट करोगे? और हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, बट एक आंसर लिख के देख लेना। आप कहोगे ऐसे आंसर आ ही नहीं रहा, एग्जाम्पल दिमाग में आ ही नहीं रहा कि क्या लिखूं। वहां फिर आपको हिस्ट्री हेल्प करेगी, अगेन आपको हिस्ट्री हेल्प करेगी। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं। आप इंटीग्रिटी में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हिस्ट्री से उठा सकते हैं। लाइक एम विश्वेश्वरैया साहब का एग्जाम्पल उठा सकते हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल है, गांधी जी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल है, हु अडॉप्टेड जैनिज्म, जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, बहुत स्ट्रिक्ट रहे थे अपने प्रिंसिपल्स के साथ। यानी कि ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट को एनरिच करेंगी। तो हिस्ट्री को केवल पेपर निकालने के तरीके से नहीं देखना है, उसे ऐसे देखना है कि ये मेरा एक वाइड सेक्शन है। और जी हाँ, ये है भी। अगर आप हिस्ट्री को देखें, क्या हिस्ट्री इज ऑल अबाउट किंग्स? आंसर इज नो। हिस्ट्री हमारे संविधान की भी है, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट की भी है, एनवायरनमेंट हमारे सिलेबस में है, एनवायरनमेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री साइंस एंड टेक की भी है, हिस्ट्री हमारे समाज की भी है ना? वही तो करना है। यानी कि हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में, सबकी हिस्ट्री है। एग्जामिनर कहां से क्या यूज कर रहा है हमें भी नहीं समझ में आ रहा। और आप देखें, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी में, कहां से लाओगे लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत? कहां से लाओगे? आपको बताना पड़ेगा कि सातवाहनास थे जिन्होंने जमीन को देना शुरू किया, वहां पे हमें एक इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स आके वो जमींदारी मूवमेंट लाते हैं, जमींदारी एक्ट लाते हैं, और उसके बाद भूदान मूवमेंट होता है। आप पूरी एक चेन दिखाओगे, एक सीरीज दिखाओगे, जिससे एग्जामिनर के पास ये इंपैक्ट जाए कि बच्चे के पास नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सिलेबस पे। देखो, यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो दो कंटेक्स्ट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा प्री और एक हो जाएगा मेंस, ठीक है। पहले प्री की बात कर लेता हूं क्योंकि प्री का इजी है, छोटा सा है। देखो, प्री के सिलेबस में सिंपल लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखूंगा नहीं ज्यादा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। सीधी चीज कह रहा है, इंडिया की हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि अगर आसान भाषा में बोलूं, जो जनरल स्टूडेंट्स को समझ में आती है, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जी हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब वो ये टर्म यूज करता है ना कि मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, इसका मतलब है वो आपसे ये कह रहा है कि बहुत वाइड बात कर रहा हूं मैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसीलिए लास्ट 2019, 20, 21, 22 कितने हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे आए जो टॉपर्स ने तक एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। क्यों? क्योंकि उसने अपना डायमेंशन, उसने अपनी लैंग्वेज ही ऐसी लिखी है जो कि बहुत वेग है, जो क्लियरली कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगा, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, ढूंढो, पढ़ो। एग्जाम्पल 2018 काकतीय डायनेस्टी, बुक्स उठा के देखो, नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो ऐसी डायनेस्टी तक हमें पहुंचना होगा, वो हम कैसे पहुंचेंगे वो मैं अप्रोच में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल सा सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस फ्रीडम मूवमेंट, इन शॉर्ट पूरी इंडियन हिस्ट्री, पूरी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। अब द थिंग इज दैट, इस पूरी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना कैसे पढ़ना है स्टार्ट करूं कि पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक बुकों को रट्टा मारता जाऊं? बिल्कुल नहीं। पहले मेंस को देखेंगे, ये मेंस आपको कुछ ना कुछ समझाने वाला है। देखो, मेंस में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले लिखी है GS 1 में हिस्ट्री है ना। GS 1 में एक तो है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर की डेफिनेटली खुद में कोई हिस्ट्री है, इंडिया में आर्ट एंड कल्चर कैसे डेवलप हुआ, पूरा एक फेज़ है। मौर्यास के टाइम पर देखेंगे तो इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, ये वाला फेज़ आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम जब पोस्ट मौर्यास देखेंगे वहाँ पे स्कूल ऑफ आर्ट्स आएंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। उसके और आगे जाएंगे तो गुप्ता पीरियड आएगा, जिसे हम क्लासिकल पीरियड कहते हैं। यानी कि क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ। यानी कि पूरी एंशियंट हिस्ट्री की आर्ट इसके अंदर है। एंशियंट की भी है, मिडाइवल की भी है, मॉडर्न की भी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो एंशियंट और मिडिवल पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, मैं तो बस चुटकी बजाते ही पेपर क्लियर करूंगा। ये कौन करेगा? करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर चाहिए, हमारी डेप्थ, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर टू स्टेटमेंट। सपोज मैं कहूँ कि मैंने ये बुक पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, और एक होता है कि मैंने इस बुक को कम पढ़ा है। इसका मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया तो है। वो लोग यही कहते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता है कि इंपॉर्टेंस दी नहीं है, छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, उसे समझना है, उसकी एक डेप्थ को कवर करना। तो सबसे पहली चीज़ आर्ट एंड कल्चर। दूसरी चीज़, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और कौन सा कलर लूँ? जो दिख जाए, पिंक ही ले लेते हैं। दूसरा हमारा है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री। देन है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप कहोगे सर यूपीएससी तो बहुत वेग लैंग्वेज लिख रहा है, इसे इजी कैसे किया जाए? उसने खुद लिखा है। यूपीएससी के सिलेबस में क्लियरली देखना, ये लिखा है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का क्या मतलब हो गया? 1750 से लेकर आ जाओ आगे। 1750। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स उठा के देखो, आप कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक उठा लो, चाहे विपिन चंद्रा उठा लो, चाहे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल उठा लो, कोई भी उठा लो, आपको एक चीज मिलेगी कि स्टार्ट हुआ है मुगल्स के डिक्लाइन से। सिलेबस में नहीं है वो पार्ट। जी हाँ, वो पार्ट सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ सकते हैं पूरी एक बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस आएगा हमारा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सिलेबस का पार्ट है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, बैटल ऑफ बक्सर, यहां से कहानियां शुरू होंगी। यानी कि 1750। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री में बच्चे रेनेसां पढ़ने लग जाते हैं। भाई 14th सेंचुरी है, क्यों पढ़ रहे हो? बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। यानी कि मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बारीकी से समझनी है कि हमें क्या क्या टॉपिक्स उठाने हैं। 1750 से क्लियरली डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज लिखी है, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये बात भी हमें समझ में आ रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है? यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद का हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल 1947 के बाद मुझे क्या पढ़ना है? सब कुछ पढ़ लूँ? नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर, ये आप आईआर में भी पढ़ोगे। आप देख रहे हो आईआर से भी कनेक्शन है, ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ोगे। और क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए? लैंड रिफॉर्म्स चलाए गए, ठीक है, हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, ये आप पॉलिटी और इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से गवर्नमेंट्स चेंज हुई, किस तरीके से कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक रूल किया, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। अगर चाहोगे तो इस टॉपिक को ना भी पढ़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा। बस बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग बुक्स चाहिए हमें, नहीं, आप बस चीज़ को समझो कि सिलेबस में ये चीज़ लिखी है और ये चीज़ मेरी कहीं से अगर कवर हो रही है तो मैं फालतू क्यों दिमाग मारूं? नहीं मारना, ठीक है। पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस, पोस्ट वॉर कह रहा हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस को अगर हमें पढ़ना है तो बहुत सिंपल तरीके से 47 के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना इंडिया में, आंखें बंद करके गिनोगे तो भी हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये वाला ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन, जल्दी जल्दी निकालोगे तो भी एक पेज नहीं बनेगा और उनको बस रिवाइज कर लो। तो ओवरऑल मेंस की तैयारी जब आप स्टार्ट करते हैं, अब मैं आने वाला हूं अप्रोच पे, ठीक है, जिसको मैं बताने वाला हूं कि भैया हमें स्टार्ट मेंस से करना है। जब आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी बुक्स उठानी है और बुक्स उठा के जनरल एक रीडिंग लगाओ
और ये समझो कि मेरे को आर्ट एंड कल्चर में आंसर देने हैं, मेरे को एथिक्स में देने हैं, मेरे को एसए में देने हैं, और हिस्ट्री मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अप्रोच किस तरीके से रहती है? जो हमारा प्रीलिम्स है, आप इसके क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़्यादातर फैक्चुअल हैं, क्योंकि भैया हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल पहले अकबर के बच्चे अलग थे, 10 साल बाद अकबर के बच्चे अलग हो जाएंगे, नहीं, जितने पहले थे उतने अब है, सेम है। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बस उन्हीं फैक्चुअल क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में लगा के उस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। तो जब भी हम फैक्ट्स पढ़ें, हमें बस बहुत एक्यूरेसी रखनी है कि अच्छा इसके टाइम पे ये हुआ है, इसके टाइम पे ये हुआ है, अच्छा बैटल ऑफ प्लासी था इस वजह से हुआ है। शॉर्ट नोट्स, बहुत प्रिसाइज, ईजी, बहुत ईजी। लेकिन जब आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, मेंस के क्वेश्चन आपके वाइड हैं। मेंस के क्वेश्चन जनरल चीज नहीं है, फैक्ट नहीं पूछ रहे, वाइड पूछ रहे हैं। वो आपसे ये पूछते हैं कि ये अगर वॉर हुआ तो इसके वजह से इस पे क्या इंपैक्ट आया, ठीक है ना, या डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ तो उसके पीछे ये क्या कारण था। और तो और बड़े लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे नहीं पूछते डिस्क्राइब द गुप्ता आर्ट, बच्चों की तरह लिख दिया ना। आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो गुप्ता आर्ट ऐसे बच्चों की तरह लिख क्या होगे? वो आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1st सेंचुरी BC टू द 3rd सेंचुरी AD। भैया 500 साल का पूछ रहा है वो तकरीबन। इस बीच में क्या ट्रांजिशन हुआ? इस बीच में मौर्यास का ट्रांजिशन हो गया, इस बीच में पोस्ट मौर्यास आ गए, इस बीच में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आ गया, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आ गया। आपका देखने का एंगल। तो आप जब शुरुआत करेंगे रीडिंग से, तो आप कोशिश करें फैक्ट्स को पकड़ने की, और फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। स्टोरीज को पकड़ो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। बहुत से लोग कहते हैं हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। जरा पेपर उठा के देखना कितनी डेट्स पूछी एग्जाम ने। लास्ट 10 साल के भी उठा लोगे, 10 डेट्स नहीं पूछी है यूपीएससी ने कभी। बस प्रॉब्लम यही है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करते। मेरी बात पे भी यकीन ना हो तो पेपर उठा के देखो यार। हिस्ट्री को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया ना, हिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। देखो तो ईजी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे उसको रीडिंग से, यानी कि प्री के लिए फैक्ट्स और मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग। अपने पेपर्स को कंसिस्टेंटली वॉच करते रहेंगे। ठीक है, अपने पेपर्स को कंसिस्टेंटली वॉच करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। 1750 के बाद से पढ़ना है। कोई भी एनसीईआरटी उठाओगे ना, 3-4 टॉपिक मिल जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा आसान तरीका। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स आफ्टर 1750 गूगल पर डाल के देखना, खुद बताएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारे लिख के दे देगा वो। उन्हीं टॉपिक्स को रिसर्च करना हमने, बात ख़त्म। जी हाँ, और बट छोड़ना नहीं है, प्लीज़ ये गलती मत करना। ये बहुत स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों से मिलता हूँ, ये चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि भागते हैं चीज़ों से। भागो मत यार, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, ईजी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ बुक्स पे। सबसे आखिरी चीज़ कि क्या क्या मटेरियल हम इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस पूरे को रफ भी कर देता हूँ सो दैट मेरे को बुक्स लिखने की जगह मिल जाए। बुक्स, आई थिंक वाइट पेन इज ज़्यादा बेटर ना। देखो, अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं इसकी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी। अगर कह रहा हूं, प्लस नहीं कह रहा, पता चला सारी बुक्स पढ़ने लग जाओ ना। और अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, बोरिंग लगती है, तो गो विथ तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी है। तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री बुक्स होती हैं। ठीक है, तमिलनाडु एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, शाबाश। ठीक है, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री बुक्स हैं 11th एंड 12th, जो 11th और 12th की तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स हैं हिस्ट्री की, वो इतनी खूबसूरत बुक्स हैं ना। सीरियसली मैं उसे जितनी बार देखता हूँ, मतलब मुझे प्यार आता है उन बुक्स पे। आप देखना, पूरे सिलेबस को इस तरीके से कंपाइल किया गया, आपको लगेगा अरे भाई यूपीएससी तो ये खुद ही बता रहा है मेरे को चलता हुआ। जी हाँ, उसमें आपको एंशिएंट भी मिलेगी, उसमें आपको मिडाइवल भी मिलेगी, उसमें आपको मॉडर्न भी मिलेगी,
उसमें आपको वर्ल्ड भी मिलेगी, चारों चीज़ें मिल जाएंगी, चारों चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप NCERTs पढ़ते हैं तो आपको कोई बड़ी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NCERT का जो कंटेंट कवरेज है वो बहुत अच्छा है। अगर NCERT से आप जो 9th-10th में फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसे पढ़ेंगे तो उसके अलावा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप उसके अच्छे नोट्स बनाना जानते हैं तो। लेकिन अगर आप तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। यानी कि तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स में कंपाइलेशन तो बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट तरीके से कंपाइल किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा कंटेंट नहीं है और UPSC कई बार कंटेंट हमसे ज़्यादा एनरिच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ेंगे तो प्लस यहाँ पर और है, सुन लो ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारी बुक्स खरीद के ले आते हैं, घर को लाइब्रेरी बना देते हैं, फिर वो बुक पड़ी रहती है और बुक तुम्हें देख रही होती है, तुम बुक को देख रहे होते हो। ऐसा लगता है तुम्हारे बीच में कोई कनेक्शन चल रहा है, ना तुम पढ़ पाते हो, तुम्हें कुछ होता नहीं है। तो तमिलनाडु के साथ आप एंशियंट के लिए प्रिफर कर सकते हैं DN झा और RS शर्मा। एक इनमें से कोई भी एक। अगेन सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जब आप बड़ी बुक्स पढ़ते हैं तो इनमें से मेजर कंटेंट पढ़ा जाता है, लाइक मौर्याज, गुप्ताज, ठीक है, मुगल्स, जो बड़े टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ा जाता है, सारे नहीं पढ़े जाते। वरना तो 300-300 पेज पढ़ते रहे तो हमारे को UPSC निकालने में 10 साल लग जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है हमारी मेडिवल। अगर तमिलनाडु बुक्स पढ़ रहे हैं तो मेडिवल के लिए हमें साथ में ज़रूरत पड़ती है सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा एक ही बुक काफ़ी है, बेस्ट बुक, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की तो शायद मेरे बोलने से पहले आप खुद बोल देंगे, दैट इज स्पेक्ट्रम। बहुत से बच्चे आई डोंट नो व्हाई ये मिस्टेक करते हैं कि स्पेक्ट्रम के साथ साथ विपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है स्पेक्ट्रम इज ऑल फॉर प्रीलिम्स एंड विपिन चंद्रा इज ऑल फॉर मेंस। नहीं भाई, स्पेक्ट्रम में इतने अच्छे बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, क्लियर आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं, यूज़ करो। और खाली स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़ रहे हो, साथ में आपने तमिलनाडु बोर्ड्स पढ़ा है, यानी कि कुछ बेसिक रखा है। अगर NCERT पढ़ी है तो भी आपके पास आंसर राइटिंग एक मेथड क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। तो केवल स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा नहीं। विपिन चंद्रा तब पढ़ना जब स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हो, सब कुछ मत ले आओ। खुद कभी इमेजिन करके देखना, 1 साल मिलता है UPSC की प्रिपरेशन में जो कि पता नहीं कब निकल जाता है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्पेक्ट्रम ओनली विद तमिलनाडु बोर्ड्स। एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री कोई बुक नहीं पढ़नी। हाँ सीरियसली, जी हाँ, कोई बुक नहीं पढ़नी। तमिलनाडु के साथ साथ हम एक 11th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की NCERT कवर करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की NCERT। ओवरऑल क्या होता है, बच्चों का मेजर फोकस रहता है बुक्स पे कि बुक्स, बट आंसर इज बुक्स नहीं पढ़नी है, हमें सिलेबस कवर करना है। वो सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इस वाली बुक से आप निकाल सकते हैं। बेस्ट बुक है, कोई ऐसे फालतू या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हैं, आप इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, नॉर्मल लव इज़ अ गुड बुक, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। जितनी बुक्स मैंने आपको यहाँ बताई हैं मैंने पढ़ी हैं, जितनी नहीं बताई वो भी मैंने पढ़ी। बट अगेन मैंने यहाँ पे सिर्फ वो बताया जिससे आपका पेपर क्लियर हो, उससे ज़्यादा बाद में पढ़ते रहना, बनने के बाद जितनी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा फोकस या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी हिस्ट्री के लिए। ये बहुत लिमिटेड कंटेंट है। अब एक चीज़ रह रही है, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर देखो, यूजुअली आर्ट एंड कल्चर आपकी कवर हो जाएगी जब आप ये वाली बुक्स पढ़ेंगे। आपको मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी, सब जगह लिखा है कि किस तरीके से टेम्पल डेवलप हुए, किस तरीके से इंस्क्रिप्शन डेवलप हुए। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या कोई स्पेशल बुक पढ़नी चाहिए? देखो, आर्ट एंड कल्चर का जो मेंस के आंसर है उसके लिए नहीं नीड पड़ेगी,
उसके लिए आपको नीड नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्री के लिए नीड पड़ जाती है, प्री के लिए नीड पड़ जाती है। अब प्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए आप फॉलो करें सिर्फ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स फॉर प्री, बुक नहीं। मेंस को थोड़ा सा एनरिच करने के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी, एंशिएंट आर्ट बेस्ट बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट जो हमारे पास है बेस्ट बुक है। मतलब आपको कोई वो मोटी मोटी बुक्स आती है, नाम नहीं लूँगा किसी बुक का, अच्छा नहीं लगता किसी बुक को मना करूँ पढ़ने से, वो बहुत मोटी मोटी आती है, दैट इज़ नॉट यूज़, है नहीं कुछ खासा यूज़। अगर आप अपने पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यूजुअली बच्चे यही करते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ मैं पढ़ने चला जाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर लूँ। अरे एक बार पेपर को समझो, चीज़ों को समझो, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि यार क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर मेरे को एक 12th क्लास के बच्चे ने बोला कि भैया मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, बट मैंने सुना उसके लिए सब पढ़ना पड़ता है, सब कुछ। कह रहा मैंने सुना है जो डॉक्टर्स लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है। कहाँ सुन रहे हो? सिलेबस में लिखा है एक्यूरेट, उसे फॉलो करें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे भी ज़्यादा स्मार्ट टैक्टिक जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि अगर वो इन सारी बुक्स के साथ नहीं जाते ना, इन सारी बुक्स के साथ नहीं जाते, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो, किसी भी कोचिंग का। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग मेरा ही, आई एम नॉट सेइंग दिस, किसी का भी, जहाँ से आपको लगे कि चीज़ हो रही है। ठीक है, आई नो हमारा भी जो कंटेंट है दैट इज़ गुड, हम उस पर वर्क करते हैं, हमेशा हमारी टीम्स उस पर वर्क करती हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग अगर कोई भी आपको लगता है आप उसे उठा के देखें। क्यों? देखो आज के टाइम में जब कोचिंग सेंटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कंटेंट लिखने में, आप क्यों बुक्स पढ़ के उसमें से कंटेंट बनाओ? चाहो तो वहाँ के कंटेंट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जो इन रेफर बुक्स होती हैं कोचिंग्स की वो भी पढ़ लो, आपका पूरा हो जाएगा। बट जस्ट एक चीज़ दिमाग में रखना, 10 बुक्स को एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। वो चांदनी चौक टू चाइना मूवी का डायलॉग है ना अक्षय कुमार वाला, कि मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया, उससे नहीं, उन 1000 मूव से नहीं है जो एक बार प्रैक्टिस किया। वही यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना होगा। उनके काम की वो बुक है जो उन्होंने 20-30 बार पढ़ी है। लक्ष्मीकांत हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं? ठीक है, उस बुक से हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं होगी जिससे हमने एक बार पढ़ा है। तो 10 बुक्स को एक बार नहीं, एक बुक को 10 बार। तब तक के लिए बाकी एंजॉय करो, मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच। एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, होपफुली मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।